नमस्कार। HPRC की अपकमिंग एग्जाम के लिए हमने अलग से एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसको हमने अभ्यास HPRC करके जो है वो नाम दिया है। इस सीरीज में हम ऑफिशियल सिलेबस को जो है वो कवर करते हैं और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं वो सारे एज पर ऑफिशियल सिलेबस होते हैं और न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ताकि क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक हो सके। और देखिए अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं, चाहे वो TGT मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, कोई भी पेपर है, तो आप देखेंगे कि क्वेश्चंस डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक होते हैं और डेफिनेटली वहां पर हेल्प मिलती है। डिपेंड ये करता है कि आप कितनी चीज़ों को याद रख पाते हैं और कितनी डेडिकेशन के साथ जो है वो अपने नोट्स को अपडेट करते हैं। तो इसी सीरीज में आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को जो है वो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में बोलते हैं यहाँ पर द कैलाशनाथ टेम्पल इन एलोरा वॉज बिल्ट बाय विच डायनेस्टी। तो बोलते हैं कि एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर किस राजवंश द्वारा बनाया गया था। देखिए अगर हम एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर की बात करते हैं तो ये किस राजवंश के द्वारा बनवाया गया था। ये राष्ट्रकूटों के द्वारा बनवाया गया था। राष्ट्रकूटाज, ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। हम राष्ट्रकूट राजवंश की बात करते हैं किसकी स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना दंती दुर्ग के द्वारा की गई थी। दंती दुर्ग जो था वो एक सम्राट हुआ करते थे जिनके द्वारा इस साम्राज्य की स्थापना जो है वो की गई। यहाँ पर जो है वो कैलाश मंदिर भी है जिनको एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर जो है वो बोलते हैं। ये मंदिर जो है वो कृष्ण प्रथम के द्वारा जो था वो बनवाए गए थे। किसके द्वारा? कृष्ण प्रथम के द्वारा ये मंदिर बनवाए गए थे। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है कि एलोरा के जो कैलाश मंदिर थे वो किसके द्वारा बनवाए गए थे। वो कृष्ण प्रथम के द्वारा जो था वो बनवाए गए थे। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है राष्ट्रकूट राजवंश के बारे में कि राष्ट्रकूट राजवंश के जो अंतिम शासक थे वो कौन थे। तो अंतिम शासक इस राजवंश के जो है वो कर्क द्वितीय जो था वो आते थे। कर्क द्वितीय को जो है वो आपने ध्यान रखना है, परास्त करके राष्ट्रकूट साम्राज्य पर अधिकार कर लिया गया था और कल्याणी के चालुक्य वंशीय राज्य की स्थापना जो था वो की गई थी। फिर उस तरह से अगला राजवंश या फिर अगला साम्राज्य जो है वो स्थापित होता था। पहले वही चलता था कि एक राजवंश को जो है वो खत्म कर दो, फिर अगला आ जाता था, फिर उससे अगला, वैसे ही चीजें जो था वो चलती थी। लड़ाई बेसिकली किसके लिए थी? गद्दी के लिए जो था वो लड़ाई चलती थी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स एंड करस्पॉन्डिंग ट्रीटीज इज नॉट करेक्टली मैच। तो यहाँ पर कुछ एक लड़ाइयाँ दी गई हैं और उनसे संबंधित जो है वो ट्रीटीज दी गई हैं, संधियाँ जो हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। आपको बताना है कि कौन सी बैटल और उसके साथ जो ट्रीटी यहाँ पर मैच की गई है वो करेक्टली मैच नहीं है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट एंग्लो बर्मिस वॉर दिया गया है, ये ट्रीटी ऑफ बामो के साथ क्या मैच करता है। फिर फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर दिया गया है, क्या ये ट्रीटी ऑफ लाहौर के साथ मैच करता है। फिर फर्स्ट मराठा वॉर दिया गया है, क्या ये ट्रीटी ऑफ सलबाई के साथ मैच करता है। और फिर थर्ड कार्नेटिक वॉर दिया गया है, क्या ये ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ मैच करता है। हम ऑप्शन डी से स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं द थर्ड कार्नेटिक वॉर। ये जो थर्ड कार्नेटिक वॉर था ये 1758 में स्टार्ट हुआ। 1758 से 1763 तक चला था और 1763 में ही ये ट्रीटी ऑफ पेरिस जो था वो हुई थी। तो ये तो सही तरीके से जो है वो यहाँ पर मैच किया गया है। सेकेंड कार्नेटिक वॉर का यहीं पर बता देता हूँ, 1749 से लेकर 1754 तक चला था। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर 1740 से 1748 तक जो था वो चला था और उससे ऊपर फर्स्ट मराठा वॉर जो है वो दिया गया है। ये जो पहला मराठा वॉर हुआ था इसको एंग्लो मराठा वॉर कर भी आप पढ़ते हैं। पहला एंग्लो मराठा वॉर 1775 में स्टार्ट हो गया, 1782 तक चला और 1782 में ही जो है वो एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ सलबाई। ये ट्रीटी ऑफ सलबाई होती है ये कौन से ईयर में होती है? 1782 में होती है और यहीं से ये फेस यानी कि ये फर्स्ट मराठा वॉर जो है वो समाप्त भी जो है वो हो जाता है। ठीक है जी, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। साथ में ही आप यहाँ पर कुछ और चीजें जैसे कि सेकंड एंग्लो मराठा वॉर कब से लेकर कब तक चला? ये 1803 से लेकर 1805 तक जो था वो चला था। उसके बाद आप एक और मराठा वॉर जो है ध्यान रख लीजिए, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, ये 1817 से 1819 तक जो था वो चला था। ये आपको याद रह जाएगा। तो सी ऑप्शन तो सही है, डी भी सही है। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर की अगर हम बात करते हैं तो सिख वॉर
पहला कब हुआ था और किस ट्रीटी से ये समाप्त हुआ था, तो आपने ध्यान रखना है कि ये जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ था ये 1845-1846 में जो था वो हुआ था। 1845-1846 में ये हुआ था और इसी के दौरान या फिर इसी के बाद ये जो है वो एक ट्रीटी साइन होती है। इस ट्रीटी को जो है वो ट्रीटी ऑफ लाहौर जो है वो बोला जाता है और ट्रीटी ऑफ लाहौर जब होती है तो ये जो है वो ख़त्म भी हो जाता है। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर ये 1846 में ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई थी, 8 मार्च 1846 को, 8 मार्च 1846 में ये हुई थी। और सेकंड एंग्लो सिख वॉर ये कब होता है, सेकंड एंग्लो सिख वॉर 1848-49 में होता है। तो बी भी सही है। तो एक ही ऑप्शन बचता है और वही इनकरेक्ट हमारे पास दिया गया है, वो है ऑप्शन ए। ये जो ट्रीटी ऑफ ये जो फर्स्ट एंग्लो बर्मिस वॉर है ये ट्रीटी ऑफ बाहमो से एंड नहीं हुआ था, तो ये मैच सही नहीं है। अच्छा, ये किस ट्रीटी से जो है वो ख़त्म हुआ था ये भी पता होना चाहिए। तो एक ट्रीटी ऑफ यान दाबो हुई थी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ट्रीटी ऑफ यान दाबो हुई थी। इस ट्रीटी से ये जो है वो ख़त्म हो जाता है। और ये ट्रीटी कौन से ईयर में हुई थी, ये ट्रीटी जो था वो 1826 में जो था वो हुई थी। ठीक है, आपने ध्यान रखना है कि पहला जो एंग्लो बर्मा वॉर हुआ था ये 1824 में स्टार्ट होता है, 1826 तक जो है वो चलता है और 1826 में ही ये संधि जो था वो हुई थी। ठीक है, अब ये जितने भी मैंने वॉर बताए आपको सारे इंपॉर्टेंट है, बेशक थोड़ा लेंथी चला गया क्वेश्चन, परंतु इन सभी को नोट आपने करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर कुछ एक स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको उनके बारे में विचार करना है। बेसिक एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। बोलते हैं मोस्ट वेदर फिनोमिना अकर इन स्ट्रेटोस्फियर। तो बोलते हैं कि जितने भी मौसम से रिलेटेड चेंजेस जो हैं वो होते हैं वो स्ट्रेटोस्फियर में जो है वो होते हैं। और दूसरे स्टेटमेंट में बोलते हैं द एरोप्लेन फ्लाइंग इन ट्रोपोस्फियर, कि जो एरोप्लेन है वो फ्लाई करते हैं ट्रोपोस्फियर में, ट्रोपोस्फियर लेयर में एरोप्लेन फ्लाई करते हैं। तो हम यहाँ पर पहली स्टेटमेंट से ही एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे। एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर्स आती हैं, जो है वो ट्रोपोस्फियर आती है सबसे पहले, फिर स्ट्रेटो, फिर मेजो, फिर थर्मो, फिर एक्सोस्फियर जो है वो आती है। अगर हम बात करें ट्रोपोस्फियर की, तो ट्रोपोस्फियर जो है उसकी एवरेज हाइट 13 किलोमीटर तक जो है वो रहती है। और जितने भी मौसम से रिलेटेड चेंजेस होते हैं, जैसे कि रेनफॉल होती है, धुंध पड़ती है, ओले गिरते हैं, वो सारे के सारे ट्रोपोस्फियर में ही होते हैं। ट्रोपोस्फियर ही उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑल वेदर फिनोमिना नॉट इन स्ट्रेटोस्फियर, इट इज़ इन ट्रोपोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर आपने यहाँ पर जो है वो ध्यान रखना है। ठीक है जी, पहली स्टेटमेंट हुई गलत। और दूसरी स्टेटमेंट की एरोप्लेन वगैरह जो है वो आपके ट्रोपोस्फियर में उड़ते हैं, नहीं, एरोप्लेन जो आपके उड़ते हैं वो कौन सी लेयर में उड़ते हैं, वो दूसरे वाली लेयर जो आपकी आती है उसमें जो है वो उड़ते हैं। दूसरे वाली लेयर कौन सी आती है, वो स्ट्रेटोस्फियर जो है वो आती है। स्ट्रेटो में जो है ये सब उड़ता है। स्ट्रेटोस्फियर में आपको फ्लाइंग एरोप्लेन देखने को मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर आपकी जो ओजोन लेयर आती है वो देखने को जो है वो मिल जाएगी। उसके बाद मेजोस्फियर जो है वो आती है, इसमें आपको मेट्रॉइड्स वगैरह जो बर्निंग मेट्रॉइड्स दिखते हैं वो यहीं पर दिखते हैं। फिर थर्मोस्फियर आ जाएगी। थर्मोस्फियर में आपको जो है आइनोस्फियर देखने को मिलती है, जहाँ पर रेडियो वेव्स वगैरह ट्रांसमिट जो होती हैं वो होती हैं। और एक एक्सोस्फियर जो है वो आ जाती है। एक्सोस्फियर अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर जो है वो आ जाती है। दिस लेयर हैज़ वेरी थिन एयर, यहाँ पर बड़ी थिन एयर जो है वो होती है। यहाँ पर हल्की हल्की गैसेज जैसे कि हीलियम, हाइड्रोजन, ये आपको फ्लोट करती जो है वो दिखेंगी। तो ये आप बेसिकली ध्यान रखेंगे। ये भी स्टेटमेंट गलत हो गई, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर नन ऑफ दिस इज करेक्ट, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। कोई भी स्टेटमेंट इनमें से सही नहीं दी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय ईच हाउस विद इन हाउ मेनी मंथ। तो बोलते हैं कि जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा है इसको प्रत्येक सदन द्वारा कितने महीनों के भीतर जो है वो अनुमोदित किया जाना चाहिए। तो जो इमरजेंसी प्रोक्लेम की जाती है वो कितने टाइम के अंदर अंदर जो है वो बोलते हैं अप्रूव होनी चाहिए ईच हाउस से। तो विद इन 1 मंथ, ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर है। विद इन 1 मंथ जो है ये अप्रूव होनी चाहिए। और इमरजेंसी के बारे में कुछ प्रोविज़न है, इमरजेंसी ऐसे नहीं लगती, उसका एक प्रॉपर प्रोसेस है, वो थोड़ा सा जानते हैं। अब देखिए, इमरजेंसी जो लगती है ना उसको विद इन 1 मंथ जो है वो दोनों हाउसेस से जो है वो अप्रूव होना होता है। पहले क्या होता था, पहले जब इमरजेंसी लगती थी ना तो ये पीरियड 2 महीनों का जो था वो होता था, परंतु इसको 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से जो है वो रिड्यूस कर दिया गया और 1 महीने जो है वो कर दिया गया। अब 1 महीना जो है वो होता है कि 1 महीने के अंदर अंदर जो है ये इमरजेंसी दोनों हाउसेस से अप्रूव जो है वो होनी चाहिए। और
एक बार जब ये दोनों हाउसेस से जो है वो अप्रूव हो जाती है तो 6 महीने तक इमरजेंसी जो है वो लगी रहती है। फिर उसके बाद 6 मंथ कर जो है वो पीरियड एक्सटेंड जो है वो होता रहता है। अभी अगर हम बात करेंगे कि इमरजेंसी के जो है वो कौन कौन से आर्टिकल हैं या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में इमरजेंसी की बात की गई है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो आपने पार्ट नंबर 18 ध्यान रखना है जिसमें इमरजेंसी की बात जो है वो की गई है। और आर्टिकल इसमें कौन कौन से आते हैं, देखिए इमरजेंसी में एक नेशनल इमरजेंसी आती है, एक स्टेट इमरजेंसी आती है जिसको प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, एक फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है। ये जो नेशनल इमरजेंसी आती है ये पूरी कंट्री में लगेगी और ये ऐसी स्थिति में लगती है जो कोई वॉर लाइक सिचुएशन होती है, ये आर्टिकल 352 के तहत लगती है। प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 के तहत लगता है और प्रेसिडेंट रूल स्पेसिफिक स्टेट में लगता है, तभी इसको स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं। और फाइनेंशियल इमरजेंसी फाइनेंशियल कंडीशंस में लगती है आर्टिकल 360 के तहत। अभी तक इंडिया में फॉर्चुनेटली नहीं लगी हैं। ये सब आप यहाँ से नोट करेंगे। तो इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व किया। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग पटवारी के एग्जाम के लिए, जिसके लिए लगभग 1,87,000 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, अगर आप उस रेस में हैं और आप कंपटीशन को सीरियसली फाइट कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। यहाँ से आप जुड़ सकते हैं और अपने स्टडी को प्रॉपर शेप दे सकते हैं, अपने आने वाले फ्यूचर के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए अगला क्या बोलते हैं यहाँ पर शेड्यूल दिया गया है। शेड्यूल है 7वां शेड्यूल, इस तरह से 7 लिखते हैं और ये 7वां शेड्यूल है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन। तो 7वें शेड्यूल में जो है वो किस चीज़ की, किन प्रोविजंस की जो है वो बात जो है वो की गई है। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स की बात करते हैं तो 7th शेड्यूल में जो है वो 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट की जो है वो बात की गई है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, किस चीज़ की प्रॉपरली यहाँ पर बात की गई है ये भी हम देखेंगे। तो 7th शेड्यूल जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आता है उसमें बात की गई है हमारी जो स्टेट लिस्ट आती है, हमारी जो यूनियन लिस्ट आती है, हमारी जो कंकरेंट लिस्ट आती है। सबसे पहली लिस्ट आती है यूनियन लिस्ट, दूसरी लिस्ट आती है स्टेट लिस्ट और तीसरी लिस्ट आती है कंकरेंट लिस्ट। प्रेजेंट टाइम में यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट जो हैं वो आते हैं, परंतु इसमें ओरिजिनली 97 सब्जेक्ट हुआ करते थे। स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट आते हैं, ओरिजिनली इसमें 66 सब्जेक्ट हुआ करते थे। कंकरेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट जो था वो आते हैं, ओरिजिनली इसमें 47 सब्जेक्ट जो हैं वो होते हैं। और 7th शेड्यूल के साथ कौन सा आर्टिकल डील करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आर्टिकल नंबर आपने 246 जो है वो ध्यान रखना है। आर्टिकल 246 हो गया यहाँ पर। तो शेड्यूल नंबर 7 आपने अच्छे से जान लिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल कितने हैं, 12 शेड्यूल आते हैं। तो 12 शेड्यूल के बारे में मैं पूरा तो अभी नहीं रिवाइज करवाऊंगा, परंतु 7वें के बाद आप 8वां शेड्यूल जरूर रिवाइज कर लीजिए। 8वें शेड्यूल में क्या बोलते हैं, इसमें लैंग्वेजेस दी गई हैं, टोटल 22 लैंग्वेजेस 8वें शेड्यूल में जो है वो आती हैं। ठीक है जी। और इसमें ध्यान रखना है कि लेटेस्ट जो लैंग्वेज ऐड की गई है या कोई अमेंडमेंट की गई है, तो ओडिया भाषा हुआ करती थी, ओडिया भाषा को रिनेम किया गया और इसको ओडिया बोला गया। और ये 96th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 से जो है वो किया गया है। बस इतना सा यहाँ से ध्यान रख लीजिए। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस इज रिक्वायर्ड कोरम टू होल्ड मीटिंग ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो बोलते हैं कि सदन की कुल सदस्यता का कौन सा अंश विधानसभाओं की बैठकें आयोजित करने के लिए आवश्यक है, मतलब कोरम कितना होना चाहिए अगर कोई भी मीटिंग वगैरह जो है वो कंडक्ट करनी है। तो कोरम की हम बात करते हैं, कोरम होना चाहिए 1/10 मेंबर्स का। मतलब मान लीजिए हमारे पास जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है वो 100 सीटें हैं, तो 10 का कोरम यहाँ पर रखा गया है। 1/10 मतलब 10 मेंबर होने चाहिए मीटिंग कंडक्ट करने के लिए, ये एक कोरम बोलता है। अगर मान लो हमारी लोकसभा में 550 सीटें हैं तो लोकसभा को रन करने के लिए एटलीस्ट 50 मेंबर का कोरम जो है वो चाहिए, 50 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए। राज्यसभा में मान लो 250 सीटें हैं तो 25 मेंबर्स का जो है 25 मेंबर का प्रेजेंट होना ज़रूरी है, तभी बिजनेस को जो है वो आगे बढ़ाया जा सकता है। वैसे ही असेंबलीज में भी जो है वो हिसाब है 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर
इन ईच हाउस, ये जो है वो कोरम बेसिकली होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। पॉलिटी वगैरह के ज़्यादा क्वेश्चन थोड़े पूछे जा रहे हैं तो वो हम नोट करते हैं यहाँ पर। साइंस के क्वेश्चंस के ऊपर फोकस किया जा रहा है तो साइंस के क्वेश्चन भी हम यहाँ पर देखेंगे। और वीडियो के थोड़ा जब क्वेश्चंस के बाद आपको वन लाइन क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन से क्विक रिवीजन आपका हो जाएगा। लगभग 40-50 वन लाइनर क्वेश्चन हम अच्छे खासे डिस्कस करेंगे ताकि आपको हेल्प मिलती रहे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एकॉस्टिक यूनिट। अगर एकॉस्टिक ही लिखा गया होता अंग्रेजी में, हिंदी नहीं होती, तो आप कंफ्यूज भी हो सकते थे। एकॉस्टिक का मतलब क्या है? एकॉस्टिक का मतलब है कि ध्वनिक जो इकाई है, ध्वनि की जो इकाई है बेसिकली वो क्या है। अगर हम देखेंगे एकॉस्टिक यूनिट जो है वो इनमें से कौन से हैं, तो एकॉस्टिक इनमें से डेसिबल जो है वो आते हैं। ऑप्शन बी डेसिबल जो है वो एकॉस्टिक यूनिट है। कई बार बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है कि ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सी इकाई इस्तेमाल में होती है, तो वो डेसिबल जो है वो इस्तेमाल होती है। देखो, इंडिया का जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसके द्वारा नॉइस लिमिट जो है वो सेट की गई है। उसके द्वारा नॉइस लिमिट जो है वो सेट जो है वो की गई है कि रेजिडेंशियल एरिया जो है वहाँ पर कितनी नॉइस लिमिट होनी चाहिए। रेजिडेंशियल के अलावा जो कमर्शियल एरिया है, आपके जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर कितनी जो है वो नॉइस लिमिट होनी चाहिए। तो देखिए, रेजिडेंशियल एरिया की सबसे पहले हम बात करते हैं। रेजिडेंशियल एरिया में जो है वो 55 dB जो है वो रखी गई है डे टाइम में, और नाइट टाइम में ये जो है वो 45 रखी गई है। और कमर्शियल एरिया में अगर हम बात करते हैं, कमर्शियल एरिया में 65 dB ये डे टाइम में रखी गई है, और नाइट में ये 55 जो है वो रखी गई है। और अगर हम इंडस्ट्रियल जोन की बात करते हैं या इंडस्ट्रियल एरिया की बात करते हैं, तो ये इंडस्ट्रियल जो है वो डे टाइम में 75 है और नाइट में ये 70 तक जो है वो रखी गई है। साइलेंस जोन किसको बोला गया? साइलेंस जोन वहाँ को बोला गया जहाँ पर डे टाइम में 50 dB तक जो है वो साउंड लिमिट होगी, और जो नाइट टाइम है वहाँ पर 40 जो है वो होगी, 40 dB तक। तो ये आप बेसिकली जो है वो याद रखना, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू। तो स्टार जो टिमटिमाते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो होती है वो किसके कारण जो है वो होती है? ये होती है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। किसके कारण होती है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ये होती है। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट, ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण कुछ और चीज़ें भी जो हैं वो होती हैं, जैसे कि आपको कई बार देखने को मिलता है कि सूर्य जल्दी उग जाता है और लेट जो है वो अस्त जो है वो होता है, एक वो चीज़ भी होती है इसके कारण। और वैसे ही हम देखते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण भी कुछ चीज़ें होती हैं। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण क्या होता है? आपको आकाश का रंग ब्लू दिखाई देता है, रेडिश दिखाई देता है सनराइज और सनसेट के कारण, वो इसलिए दिखाई देता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। वैसे ही आपको जो है वो डिस्पर्सन ऑफ लाइट के भी कुछ एग्जाम्पल देखने को मिले होंगे। डिस्पर्सन ऑफ लाइट का क्या एग्जाम्पल हो सकता है, क्या फिनोमिना हो सकता है? जैसे कि इसमें जो है वो जो व्हाइट लाइट है ना वो अलग अलग कलर्स में बिखर जाती है और वहीं से इंद्रधनुष बन जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना है, वो डिस्पर्सन के कारण होता है। और जब 7 रंग आपस में आकर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड कलर आपस में आकर मिलते हैं तो एक लाइट बनती है जो व्हाइट लाइट जो है वो आपकी होती है। तो ये बेसिक फिनोमिना है साइंस के। आगे बोलते हैं यहाँ पर माइकोटॉक्सिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। तो क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, माइकोटॉक्सिन का उत्पादन होता है, ये फंजाई से होता है। ऑप्शन सी एज सच ही इस क्वेश्चन को याद रखना, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन चिल्ड्रन लीड्स टू। तो बच्चों में बोलते हैं कैल्शियम की कमी से जो है वो क्या चीज़ जो है वो होती है। अब बोलते हैं कैल्शियम की कमी से जो बच्चों में होता है वो क्या होता है? इनमें जो है वो रिकेट्स जो है वो होते हैं। रिकेट्स, इसमें क्या होता है? इसमें बोन्स जो है वो कमज़ोर हो जाती हैं और जल्दी ही जो है वो टूट जाती हैं। ठीक है, ये होता है रिकेट्स में। तो बोन्स कमज़ोर हो जाएंगी, जल्दी टूट जाएंगी, उसको रिकेट बोलेंगे। और वो कैल्शियम की कमी से जो है वो बच्चों में जो है वो आमतौर पर देखा जाता है। कई बार पूछा जाता है कि रिकेट किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है, तो ये विटामिन डी आपने ध्यान रखना है, ये जो है वो इसकी डेफिशिएंसी से होता है। तो पूछ लिया जाए कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, तो आपका आंसर होगा रिकेट्स बच्चों में। और विटामिन डी का जो जनरल केमिकल नाम आता है वो क्या आता है? वो जो है वो कैल्सीफिरोल जो है वो आता है।
क्या आता है, कैल्सीफिरोल इसका केमिकल नाम है। ये भी आपको पता चल गया इसका केमिकल नाम भी। केमिकल नाम कौन सी कमी होती है वो पता चल गया। अब हमारे पास कुछ वन लाइनर क्वेश्चन चलते हैं, काफ़ी क्वेश्चन हैं। बोलते हैं कर्नाटक स्थित किस नवपाषाणिक स्थल से शंख के ढेर और निवास स्थान जो है वो पाए गए। तो कर्नाटक में स्थित जो पिपलीहल है वहाँ पर जो है, कर्नाटक में स्थित पिपलीहल में जो है शंख के ढेर और निवास के स्थान मिले हैं। ये नवपाषाणिक एक स्थल जो है वो यहाँ का है। आगे बोलते हैं वेदांगों की संख्या कितनी है। वेदांग 6 हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 वेदांग आपको ध्यान रखने हैं। आगे बोलते हैं सुत्त पिटक विभाजित है। तो सुत्त पिटक जो है वो किसमें विभाजित है, 5 भागों में। एक तो ये दिग्निकाय, एक मझिम, एक निकाय, संयुक्त निकाय और अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय, ये आपने 5 भाग इसके ध्यान रखने हैं। आगे बोलते हैं हड़प्पकालीन स्थल लोथल का उत्खनन हुआ था। तो इसका उत्खनन जो है वो SR राव द्वारा 1955-63 में जो था वो हुआ था। आगे बोलते हैं बौद्ध सिद्धांत प्रतीत्य समुत्पाद के 12 सिद्धांत द्वादश निदान है। तो ये जाति, जरा, मरण, अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम, रूप, स्पर्श, तृष्णा, वेदना, सठायतन, भव, उपादान, इनसे जो है वो है। तो ये आपने ध्यान रखने हैं बेसिकली 12 सिद्धांत इसके। और देखिए 12 सिद्धांत तो आपको पता चल गए, इतना एग्जाम में ब्रीफ में नहीं पूछा जाएगा, परंतु ये पूछा जा सकता है कि कितने सिद्धांत हैं, तो वो 12 हैं। अगले में बोलते हैं उत्तरी मदुरा में आयोजित तृतीय संगम की अध्यक्षता किसने की थी। तो वो नकीर के द्वारा जो था वो की गई थी। चोल शासन में वार्षिक समिति को क्या कहा जाता था। यहाँ पर एक वार्षिक समिति होती थी जिसको जो है वो संवत्सरवार्यम जो था वो बोला जाता था। तो ये ध्यान रखना इसको क्या बोला जाता था। ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बोलते हैं सल्तनत काल में दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो ये निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। किस सूफी संत को महबूब ए इलाही, ईश्वर के प्रेमी की लोकप्रिय उपाधि मिली थी। तो वो शेर नजामुद्दीन औलिया को जो था वो मिली थी। आगे बोलते हैं किस सिख गुरु ने सिखों को सैनिक संप्रदाय में परिवर्तित किया था। तो वो गुरु हरगोविंद जी के द्वारा किया गया था। असहयोग आंदोलन के विरोध में किन नेताओं ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था। तो वो एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, विपिन चंद्र पाल, सर नारायण चंद्र राव और शंकर नायर के द्वारा दिया गया था। गुरु का बाग सत्याग्रह ये 1922-23 में हुआ था। कहाँ पर ये हुआ था, ये अमृतसर में जो था वो हुआ था। दिसंबर 1924 में बेलगांव में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो तुरंत माइंड में आना चाहिए कि इसकी अध्यक्षता जो है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। 1925 का सेशन कहाँ पर हुआ था और किसने इसकी अध्यक्षता की थी, वो आप कमेंट कर जल्दी से बताएंगे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। ये आयोजन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक चला था। आगे बोलते हैं 1937 में हुए प्रांतीय मंत्रिमंडलों के चुनाव में कितने प्रांतों में अपनी सरकार बनाई। तो बोलते हैं ये 6 प्रांत थे, जहां पर मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, मुंबई एवं उड़ीसा थे। यहाँ पर जो है वो अपनी सरकार जो है वो बनी थी। आगे बोलते हैं कांग्रेस कार्य समिति की किस बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो ये 14 जुलाई 1942 को वर्धा में जो था वो हुआ था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। देखो 1942 तो आपको याद है, परंतु साथ में 22 मार्च एग्जैक्टली आपने ध्यान रखना है। जैसे पेपर का सिनेरियो चेंज हो रहा है वैसे क्वेश्चंस के पैटर्न भी चेंज हो रहे हैं। और देखिए अगर क्वेश्चन हिस्ट्री के 10 भी पेपर में पूछे जाते हैं ना, तो 10 क्वेश्चन भी मेरिट बनाने वाले बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 10 क्वेश्चन में से अगर 5 ही क्वेश्चन सही करता है तो 5 क्वेश्चन में से कभी मेरिट नहीं बनेगी। एटलीस्ट 8-9 क्वेश्चन एक मेरिट वाले बच्चे के वहां पर सही होने चाहिए। 10 में से 10 हैं तब तो और भी अच्छा है। आगे बोलते हैं मुस्लिम लीग ने किस तिथि को सीधी कार्यवाही दिवस यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में घोषित किया था। तो वो 16 अगस्त 1946 को किया था। भारत में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ एग्रीकल्चर की नियुक्ति पहली बार कब हुई थी। तो ये लॉर्ड कर्जन के टाइम में 1901 में जो था वो हुई थी। आगे बोलते हैं चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है। तो ये चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में जो है वो स्थित है। आगे बोलते हैं हिमालय की रचना
समांतर वलय श्रेणियों से हुई थी, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो वृहद हिमालय श्रेणी जो है वो सबसे पुरानी है। वैसे हिमालय को जो है वो यंग माउंटेन भी हम बोलते हैं, ये यंगेस्ट माउंटेन है हमारे। आगे बोलते हैं भारतीय मौसम विभाग के अनुसार वर्ष का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर वर्षा की मात्रा होती है। तो क्या होती है? 24 घंटे में 2.5 मिलीमीटर से ऊपर होती है। तो मौसम विभाग के अनुसार जो है वह दिन होता है वर्षा का दिन। ये ध्यान रखना कौन सा दिन वर्षा का होता है। आगे बोलते हैं टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर है? तो टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स भागीरथी नदी के ऊपर बना हुआ है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित थी? ये पिंक रेवोल्यूशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये प्याज के उत्पादन से संबंधित थी। आगे बोलते हैं भारत में टीन संसाधन वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? तो वो छत्तीसगढ़ है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो ये लेक सुपीरियर आती है। मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र में जलवायु को निर्धारित करता है वह कौन सा है? वो उसका अक्षांश आता है। ठीक है जी। अगले में बोलते हैं यदि किसी अर्थव्यवस्था में अच्छी और बुरी मुद्रा एक साथ प्रचलन में हो तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। यह नियम क्या कहलाता है? तो इस नियम को ग्रेसम का नियम जो है वो बोलते हैं, लॉ ऑफ ग्रेसम इसको बोलते हैं इकोनॉमी में। आगे बोलते हैं किसी औद्योगिक संस्थान में उत्पादन कम हो जाने या उस वस्तु की मांग कम हो जाने पर कर्मचारियों को नौकरी से पृथक करना कहलाता है। इसको जो है वो ले ऑफ जो है वो बोलते हैं, ले ऑफ इसको बोलते हैं। आगे बोलते हैं वह कंपनी जिसमें हर शेयर धारक का दायित्व अपने अंशदान तक ही सीमित होता है उसे क्या कहते हैं? उसको जो है वो लिमिटेड कंपनी बोलते हैं। तो आपने देखा है कि कुछ कंपनीज में LTD कर लिमिटेड इस तरह से लिखा गया होता है। तो ये वो कंपनियां होती हैं जिसमें हर शेयर धारक का दायित्व अपने अंशदान तक ही सीमित होता है। ठीक है जी। तो उसको लिमिटेड जो है वो बोलते हैं। आगे बोलते हैं वह मुद्रा जिसे नीची ब्याज दर इनके लो इंटरेस्ट रेट पर प्राप्त किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? उसे सस्ती मुद्रा यानी कि चीप मनी जो है वो बोलते हैं। फोनोमीटर किसके मापन में जो है वो उपयोग किया जाता है? तो ये ध्वनि की तीव्रता एवं संपदन आवृत्ति के लिए इस्तेमाल होता है। घूमती हुई वस्तुओं की गति नापने वाला यंत्र कौन सा है? तो उसको जो है वो गायरोस्कोप बोलते हैं। किसी तारे का रंग उसके किस गुण की जानकारी देता है? तो उसके टेम्परेचर यानी कि उसके ताप से जो है वो पता चलता है, उसकी जानकारी जो है वो देता है। ये क्वेश्चन तो HPSSC जब पेपर करवाता था तो बहुत बार पूछता था। बोलते हैं ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसको बैटरी जो है वो बोलते हैं। प्रकाश की गति सबसे अधिक किसमें होती है? तो वो वैक्यूम निर्वात में होती है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई अभी बताया था डेसिबल है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कौन सा होता है? ऑरेंज होता है, नारंगी। कार्य और ऊर्जा का मात्रक वो जूल है। और शुद्ध जल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है? तो वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। हंसाने वाली गैस लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो वो N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड है, ये ध्यान रखें। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड है। पेंसिल के लेड में प्रयोग किसका किया जाता है? तो ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है। कहीं लेड ऑप्शन में दे दिया जाए तो वो सही मत कर देना। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो वो हीरा डायमंड जो है वो आता है। पीतल ब्रास किन धातुओं का मिश्रण है? तो ये तांबा और जस्ता यानी कि कॉपर और जिंक का मिश्रण है। ठीक है जी। और अगले क्वेश्चन में बोलते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो लीवर है। आगे बोलते हैं रक्त का शुद्धिकरण शरीर के किस अंग में होता है? तो वो किडनी में होता है। कोशिका का जो पावर हाउस है, पावर हाउस ऑफ सेल किसे बोलते हैं? तो वो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो डायबिटीज जो है वो होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर द क्वेटनरी सेक्टर? तो इनमें से कौन सा क्वेटनरी सेक्टर के तहत आता है? ये क्वेश्चन हमने H50 सीरीज में डिस्कस किया था और H50 सीरीज में हमने सारे के सारे 50 से भी ज़्यादा ऊपर क्वेश्चन इकोनॉमी के ही डिस्कस किए थे। तो आप जल्दी से कमेंट कर बताएंगे। हाँ, टेलीग्राम पर अगर आपने अभी भी ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।